नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। कोरोना प्रकोप के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और इस पर यूपी सरकार और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि देश के लोग हैरान हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। इस टिप्पणी के बीच आर फैक्टर जो है कोविड का, यानी कि हमारे बीच में संक्रमण की जो रफ्तार है उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं और इस बीच कई राज्य हैं जो वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। सुकीर्ति द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन खबरों पर संज्ञान लेते हुए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी है, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया। उत्तर भारत के हजारों लोग पैदल हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जिससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण उत्तराखंड सरकार ये यात्रा 2 बार रद्द कर चुकी है, लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार इसे जारी रखने पर अड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अलग अलग सियासी आवाजें एक साथ बोल रही हैं, केंद्र का जवाब देना जरूरी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जरा सा भी जोखिम नहीं उठा सकते। यात्रा 25 जुलाई से शुरू होगी, हमें इस पर जल्द जवाब चाहिए। कोविड के नियमों का पालन करते हुए में लागू करेंगे, तो उस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, इस प्रकार से कोरोना को लेकर कोई दिक्कत भी ना आए और लोगों की श्रद्धा भी पूरी हो जाए। कांवड़ यात्रा जारी करने का उत्तर प्रदेश का ये फैसला केंद्र की उस चेतावनी के बीच आया कि कोविड का रिप्रोडक्शन नंबर बढ़ रहा है, यानी ये संकेत है कि कुछ राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दुकानों, स्टेशनों और पार्कों जैसी जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने को कहा, लेकिन बिहार के एक टीकाकरण में भीड़ के ऐसे मंजर देखकर लगता है कि एक और संकट दूर नहीं। टीकों की कमी के बाद केंद्र और गैर बीजेपी राज्य सरकारों के बीच तू-तू में शुरू हो गई है। बुधवार को नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उन लोगों पर घबराहट फैलाने के लिए बेकार बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यों को उपलब्धता के बारे में पहले से जानकारी दी जा रही है और उन्हें वैसे ही तैयारी करनी चाहिए। फिर भी हमें बदइंतजामी और टीका लगवाने वालों की लंबी कतारें दिख रही हैं, तो ये बहुत साफ है कि समस्या क्या है और इसकी वजह क्या है। तमिलनाडु, केरल और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने शिकायत की है। वैक्सीन की स्थिति तो चिंता का तो विषय है। अब इसमें राज्य सरकार के हाथ से तो बिल्कुल हर चीज कोई भी कंट्रोल में तो है नहीं। കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത प्रधानमंत्री श्रद्धेयപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി। दिल्ली में जहां कल कई सरकारी टीकाकरण केंद्र बंद रहे, वो आज खुले हुए थे, पर बाहर लंबी कतारें थी क्योंकि अब भी सप्लाई सही मात्रा में नहीं आ रही है। भारत में फिलहाल रोजाना 33 लाख लोगों को टीके लग रहे हैं, जबकि लक्ष्य 88 लाख टीके रोजाना लगाने का है, ताकि साल के आखिर तक कम से कम देश की 60% आबादी को टीके लग जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोविड के कारण आम मरीजों में जो मृत्यु दर है वो 2 से 3% बताई जाती है, लेकिन कैंसर मरीजों में कोविड के कारण मृत्यु दर 26% बताई जाती है। और इसी बीच एक शोध हुआ है जिसमें पता चला है कि 94% कैंसर मरीजों में जो वैक्सीन का असर है वो काफ़ी अच्छा दिखा है, उनके अंदर अच्छी एंटीबॉडी बनी है। और इस अध्ययन के बाद अब मुंबई के जो कैंसर विशेषज्ञ हैं वो आह्वान कर रहे हैं कि प्राथमिकता के साथ कैंसर मरीजों को टीका लगाया जाए। कोरोना वैक्सीन कैंसर पीड़ितों के लिए बेहद जरूरी है। मुंबई के ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञों ने यह आह्वान किया है। कैंसर के रोगी में इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन मरीजों में अगर कोविड होता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने का रिस्क ज़्यादा होता है। इसलिए प्रत्येक कैंसर रोगी को कोविड टीकाकरण की आवश्यकता है, चाहे वो ट्रीटमेंट पे है या उनका ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है। कैंसर पेशेंट्स में कोविड-19 इन्फेक्शन का खतरा एक जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है और इन पेशेंट्स में इस इन्फेक्शन की सिवेरिटी और मॉर्टेलिटी रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसी कारणवश इन पेशेंट्स में और इस पॉपुलेशन में कोविड-19 का वैक्सीनेशन एक प्रायोरिटी बन जाता है। हर कोई कैंसर पेशेंट जो एक ब्लड कैंसर या किसी भी प्रकार के सॉलिड कैंसर से लड़ रहा है या फिर उसकी एक्टिव ट्रीटमेंट पे चल रहा है, इन दोनों प्रकार के पेशेंट्स में इस तरीके का इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है।
कैंसर विशेषज्ञों की ओर से इस आह्वान का कारण एक अंतर्राष्ट्रीय शोध भी है। जर्नल कैंसर सेल में प्रकाशित एक नए अध्ययन में ये दावा किया गया है कि कैंसर रोगियों पर कोविड का टीका प्रभावी है। शोधकर्ताओं ने कैंसर से जूझ रहे 131 मरीजों पर कोविड टीके का असर आंका। इनमें से 94% प्रतिभागियों में दूसरी खुराक लगने से 3 से 4 हफ्ते के भीतर अच्छी मात्रा में एंटीबॉडी बनती दिखी, जबकि 7 कैंसर मरीजों में एंटीबॉडी नहीं बनी, जिनकी हालत गंभीर रही। इस अध्ययन में शामिल प्रतिभागियों की औसत आयु 63 साल थी। हाल ही में एक स्टडी आया कि जिसमें देखा गया कि कैंसर पेशेंट्स की जो मोर्टेलिटी कोविड से है वो एवरेज 26% है, 26% है, जो कि आम जनता में जिधर 2 to 3% रहती है उससे कई ज्यादा हद तक है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कैंसर पेशेंट्स को वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी पे जरूरत है। कैंसर रोगियों में इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे संक्रमण से लड़ने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे इलाज व्हाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन को प्रभावित करते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। कैंसर मरीजों में संक्रमण का खतरा बड़ा है, इसलिए इनके लिए टीके की अहमियत पर विशेषज्ञ जोर दे रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली दंगों के एक मामले में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है। मोहम्मद नासिर को दंगों के दौरान गोली लगी थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और अपनी जिम्मेदारी न निभाने के चलते कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। 36 साल के नासिर की एक आंख जा चुकी है। इसने दंगाइयों की गोली झेली। ये 24 फरवरी 2020 की बात है, जब दिल्ली में दंगे चल रहे थे। नासिर पर दंगाइयों ने उन्हीं की गली में हमला कर दिया था। नासिर लगातार कोशिश करते रहे कि पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज करे, लेकिन पुलिस ने उनका बयान दर्ज किए बिना इनकी शिकायत दूसरे मुकदमों में जोड़कर चार्जशीट भी फाइल कर दी। हार कर वो अदालत पहुंचे। जब मेरे शूट किया सामने से, तो मैं तो आरोपियों को देख सकता हूं किसने शूट किया। उसके बाद पुलिस से हमने गुहार लगाई तो पुलिस ने कोई हमारी गुहार नहीं सुनाई। जितने भी ऑप्शन थे हमारे पास, डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब, सबके पास गुहार लगाई, पर वहाँ से कोई भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल उठाए। मोहम्मद नासिर ने 19 मार्च 2020 को अपने पड़ोस के 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने बिना जांच किए नासिर की शिकायत को दूसरी एफआईआर में जोड़ दिया, जिससे इनका कुछ लेना देना नहीं था। नासिर ने 17 जुलाई 2020 को कड़कड़डूमा कोर्ट का रुख किया। 21/10/2020 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस को मोहम्मद नासिर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। 29/10/2020 को दिल्ली पुलिस कोर्ट के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय पहुंची। सत्र न्यायालय ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर करने के आदेश को स्टे किया और पूरे मामले में सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस की कार्रवाई चौंका देने वाली है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना जांच किए आरोपियों को क्लीन चिट कैसे दे दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच बहुत ढिलाई और निष्ठुर होकर की है। कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले को देखने पर समझ में आता है कि पुलिस ही आरोपियों को बचाने का काम कर रही थी। कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोर्ट जा सकता है। महत्वपूर्ण बात है इसमें यह है कि इस नासिर साहब को यह भी आज़ादी दी गई है कि आप पुलिस के खिलाफ एक्शन करो। 166 धारा ए और दूसरी धाराओं के तहत पुलिस ने जो ये कार्य किए हैं, ये भी सब आपराधिक गतिविधियां हैं। इस केस में जो कमियां उजागर हुई हैं कि दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने इस प्रकार से काम किया है जो कि आपराधिक गतिविधियां हैं, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, इस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को डायरेक्शंस दी गई है कि आप ये सब चीजें दुरुस्त करके कोर्ट को बताएंगे। ये महत्वपूर्ण है। हमने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी, पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। मोहम्मद नासिर के केस में अब मुकदमा दर्ज होगा कोर्ट के आदेश के बाद। नरेश गौर नाम के एक शख्स हैं जिनके खिलाफ मुकदमा होगा, ये बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, वो भी आरोपी हैं इस केस में, उनके खिलाफ मुकदमा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे केस में अहम रोल था, उस समय डीसीपी थे नॉर्थ ईस्ट के वेद प्रकाश सूर्या, जिनका तबादला हो गया, लेकिन वेद प्रकाश सूर्या ने सिफारिश की है कि उन्हें दिल्ली दंगों में किए गए साहसिक कार्य के लिए राष्ट्रपति का पुरस्कार दिया जाए। लेकिन इस केस में तो दिल्ली पुलिस पर 25,000 का जुर्माना लग गया। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस ने
न्याय संगत कार्रवाई की दिल्ली के दंगों में? यही सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी मोहम्मद मुस्लिम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो का अपना ऑनलाइन फूड पोर्टल खुल गया है। 9,375 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 16 जुलाई तक बिड किया जा सकेगा। पूर्वा चिटनिस की रिपोर्ट देखिए। लंबे समय से आईपीओ के मेन्यू पर जोमैटो की ये गर्मा-गर्म पेशकश रही। फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो को उम्मीद है कि इस आईपीओ से वह 9,375 करोड़ रुपए उठा लेगा। लेकिन आईपीओ खुलने से पहले ही एंकर इन्वेस्टर्स और कई स्वायत्त फंड्स ने 4,000 करोड़ से ऊपर बुक कर लिए थे। बताया जा रहा है कि मांग 30 गुना ज्यादा थी। वैश्विक और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। हम उनकी रुचि को देखकर बेहद उत्साहित हैं। अब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि खुदरा और घरेलू निवेशक भी इसी तरह का उत्साह दिखाएंगे। टाइगर ग्लोबल, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, जेपी मॉर्गन, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण सहित कई और फंड्स ने एंकर इन्वेस्टर्स की तरह निवेश किया। पहले दिन 76 रुपए प्रति शेयर की ऊपरी सीमा पर आईपीओ 1.7 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि रिटेल सब्सक्रिप्शन 1.65 गुना ज्यादा रहा। जोमैटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल के लिए ये उनके सफर को मिली विराट पहचान है। उनके पास कंपनी के 5.5% शेयर है। सफर हमेशा मुश्किल रहा, आसान कभी नहीं था। हम 7.5 साल से हैं। 3 बार ऐसे मौके आए जब हमने कहा कि अब इसे चलाना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक दिन और हमने जारी रखा और फिर चीजें नए सिरे से चल पड़ी। इस आईपीओ के साथ जोमैटो का मार्केट कैप 60,000 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। जुबिलेंट फूड वर्क्स, बर्गर किंग इंडिया जैसी कंपनियों से कई ज्यादा और बड़े होटल समूह के कुल मार्केट कैप से भी ज्यादा। और ये उस हाल में जब जोमैटो पर 1.3 करोड़ रुपए का कर्ज है। निवेशकों का ध्यान इस बात पर है कि ये कंपनी किस तरह आगे बढ़ती है और कितने बड़े बाजार पर कब्जा करती है। जिस तरह निवेशक किसी टेक कंपनी को देखते हैं वो अलग है, और भले ही इसे घाटा हो रहा हो, ये एहसास है कि प्रमोटर्स बहुत मजबूत हैं और उनके सामने विकास का लंबा रास्ता है, इसलिए वो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। हालांकि जोमैटो के डिलीवरी एजेंट्स को ईसॉप नहीं मिल रहे हैं और इस आईपीओ से विस्तार और रोजगार सृजन की उम्मीद है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश में पहली बार शुरू हुई हींग की खेती। पहली बार भारत में हींग की खेती शुरू हुई है। अब तक ये बाहर से आयात ही होता था। पहली बार CSIR की तकनीक के दम पर ईरान और अफगानिस्तान से लाए गए बीज से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसकी खेती शुरू हुई है। इसी के साथ ही साथ टिश्यू कल्चर के जरिए लैब में पौधे भी उगाए जा रहे हैं। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। ये हींग के पौधे हैं और भारत में ये खेती पहली बार हो रही है। हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास लाहौल इलाके में लहलहाते इन पौधों से हींग की पैदावार में करीब 5 साल का वक्त लग जाता है। हिमाचल में अलग अलग जगहों पर फिलहाल 25,000 पौधे लगाए गए हैं। हमने जब अध्ययन किया तो पाया कि जो लाहौल स्पीति के क्षेत्र हैं, जो हमारे लद्दाख के क्षेत्र हैं, जो शीत मरुस्थल हैं या कोल्ड डेजर्ट हैं, वो क्षेत्र इसके लिए बड़े उपयुक्त हैं। और ये इन क्षेत्रों की जलवायु वैसी ही है जैसे कि अफगानिस्तान या ईरान के क्षेत्रों की है जहाँ पे हींग उगाया जाता है। इस बात को जब हमने समझ लिया, फिर हमने अनेक देश में हमने लिखना शुरू किया क्या वो हमें हींग के बीज प्रदान कर सकते हैं। और ये कार्रवाई हमने करीब नवंबर 2017 से शुरू करी और करते करते 2018 में अक्टूबर के महीने में हम सफल हुए हींग को अपने देश में ईरान से लाने में। इस पूरी प्रक्रिया में ICAR का एक संस्थान है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, उसने हमारी बड़ी मदद करी। परमिट देने में बीज हमारे देश में पहुंच गया तो हमारे वैज्ञानिकों की टीम ने इसके ऊपर शोध करना शुरू किया और इस समय करीब 11 वैज्ञानिक हींग के विभिन्न पहलुओं के ऊपर शोध करने में लगे हुए हैं। हींग के बीज ईरान और अफगानिस्तान से लाए गए, पर अब CSIR की पालमपुर की इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स
टेक्नोलॉजी लैब में भी खुद हींग के पौधे तैयार कर रही है। एक पौधे से करीब 25 ग्राम हींग निकलती है। क्वालिटी के हिसाब से कीमत 5 से 10 हजार रुपए प्रति किलो होती है। 1 हेक्टेयर में 10,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। इस साल 40 से 50 हेक्टेयर में 16 किलो बीज डालने की योजना है। हिमाचल के 135 जगहों के अलावा अब उत्तराखंड और लद्दाख में भी इसके पौधे लगाए गए हैं। हींग में जो आज हमारा फोकस है वो है सीड प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि सीड प्रोडक्शन से हम आने वाले समय में अपना खुद का बीज तैयार कर सकते हैं और एरिया एक्सटेंशन कर सकते हैं। हमने हींग का बीज NBPGR के माध्यम से ईरान से सन 2018 में आयात किया। हर साल करीब 940 करोड़ रुपए की लगभग 1500 टन कच्ची हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से भारत को आयात करनी पड़ती है। इस पैदावार के दम पर कोशिश रोजी रोजगार मुहैया करवाने की भी है और हींग को लेकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और मुंबई के वर्ली इलाके से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।